हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इस बार डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। 8 अक्टूबर से आज फिर शुरू कर रहे हैं हम लोग द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर डिस्कशन को। एंड जितने भी लोगों ने अभी एग्ज़ाम दिया होगा उनको एहसास हो चुका होगा कि न्यूज़पेपर का रोल कितना इम्पॉर्टेंट है आज और कितना बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। तो सभी लोगों को बहुत ही सीरियसली इस प्रिपरेशन में आना है और जो न्यूज़पेपर डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करते हैं उनमें आपको भी पार्टिसिपेट करना है। और अभी जल्द से जल्द ही पूरा जो फुल फ्लेजेड हमारा सिस्टम था उस पर हम वापस जाएंगे। और आज इसकी मैं शुरुआत कर रही हूँ। हालांकि मैंने कहा था कि मंडे से आऊँगी, बट मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी लेट हो रहा है और आप लोग वेट कर रहे होंगे बिकॉज न्यूज़पेपर एनालिसिस में ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारी एक बॉन्डिंग है और मैं आपको चीज़ों को बताती हूँ, आप उनको समझते हैं, फिर उसको आप अपने कॉपी में नोट करते हैं। तो ये जो एक रिलेशन है ये बहुत ही गहरा रिलेशन है और हम लोग ऑलरेडी बहुत दिन से नहीं मिले, तो मैंने सोचा कि इसको शुरू कर दिया जाए अब। एंड वन मोर थिंग कि अब जितने भी लोग इस डिस्कशन में आ रहे हैं प्लीज़ वो लोग सीरियसली पार्टिसिपेट कीजिए। टाइम पास करने के लिए ना तो कुछ पढ़ाई करनी है ना ही कोई वीडियो देखना है। खुद से जब भी पढ़ाई करनी है तो सिर्फ इसलिए करना है क्योंकि आपको उसमें से कुछ आउटकम चाहिए, कुछ आउटपुट चाहिए। तो चाहे आपका मेंस हो 2020 का या फिर आपका प्रीलिम्स जो आने वाला है 2021 में, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, हर एंगल से जो न्यूज़पेपर है उसका वेटेज आज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर आप में से किसी ने भी क्वेश्चन पेपर को देखा है तो आपने उसको रियलाइज़ किया होगा कि ये जो चीज़ें लिखी गई हैं क्वेश्चन पेपर में, ये आपको किसी पर्टिकुलर बुक में नहीं मिलेगा। भले ही लोग कह रहे होंगे कि इकोनॉमिक सर्वे है या फिर जो भी है वो भारत आता है 2020 वाला, ये कुछ है, इंडिया ईयर बुक है, तो ऐसा ऐसा नहीं है। वो तो चीज़ें हैं ही, लेकिन अगर आपने रेगुलरली न्यूज़पेपर भी फॉलो किया है, अगर आपको रेगुलरली चीज़ों को एनालिसिस करने की आदत है, तब भी आप देखते हैं कि क्वेश्चन जो है वो आपसे सॉल्व हो रहे हैं, राइट। तो इस चीज़ को समझना है, यूपीएससी को के पैटर्न को समझने की कोशिश करनी है फ्रेंड्स। तो जो भी नए लोग हैं, जो फ्रेशर लोग हैं, उनके लिए एक और वार्निंग है, थोड़ा सा अवेयर हो जाइए प्लीज़। आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि सिर्फ बुक में रह करके या सिर्फ अभी क्लासेस की वीडियोस देख करके आपका काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों। ये आपके ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम नहीं है, या आपके आईआईटी का एग्ज़ाम नहीं है, ये आपके इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो एग्ज़ाम है ये आपके अवेयरनेस का एग्ज़ाम है। हाउ मच यू आर अवेयर विद योर सराउंडिंग्स, हाउ मच यू आर अवेयर विद योर सेल्फ, आपके पेशेंस का एग्ज़ाम है। और इन सब चीज़ों को हम लोगों को धीरे धीरे अपने अंदर लेके आना है और उसको उसको लगातार प्रैक्टिस करते रहने हैं। देखना है कि क्या पेशेंस है आपके अंदर, क्या आप चीज़ों को समझ पाते हैं। तो मैं थोड़ा सा फॉर्मेट भी चेंज कर रही हूँ न्यूज़पेपर का, और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि एक नॉर्मल घिसा पिटा पैटर्न होता है उस पर ना जा करके टू द पॉइंट हम बात करें। डायरेक्ट हम मिनिस्ट्रीज़ की साइट्स पर जा करके डिस्कस करें, डायरेक्ट हम देखें कि क्या चीज़ें आ रही हैं फ्रीक्वेंटली न्यूज़ में, उसका बैकग्राउंड क्या है। जो हमारा बैकग्राउंडर वाला सिस्टम था उसको हम और अच्छे से यहाँ पे फिर स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आप लोगों के सुझाव हमेशा से ही मोस्ट वेलकमिंग है, आप लोग बिल्कुल सुझाव दे सकते हैं अपने। एंड जितना ज़्यादा आप लोगों का इंटरेक्शन रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में, उतना अच्छा मैं आउटपुट अपना दे पाऊँगी। एंड ट्रस्ट मी, प्लीज़ कोऑपरेट विद मी। अगर मैं और आप मिलकर के न्यूज़पेपर एनालिसिस में पार्टिसिपेट करेंगे तो डेफिनेटली विल गेट रिजल्ट वन डे, फाइन। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, और आज हम लोग कोटेशन से इसकी शुरुआत करेंगे। गुड फॉर्चून हैपन्स व्हेन अपॉर्चुनिटी मीट्स प्रिपरेशन, ठीक है। तो चमत्कार भी तभी होते हैं जब आपकी जो तैयारी होती है वो उतनी सुदृढ़ होती है और उतनी कड़ी मेहनत आपकी दिखाई देती है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। आज के डिस्कशन में क्या कुछ होने वाला है मैं आपको बता दूं। कोटेशन आपको मिल चुका है। हम लोग आज बैकग्राउंडर का अलग से स्लाइड जो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन प्लीज़ अवेयर रहिएगा बिकॉज आई एम गोइंग टू डिस्कस द बैकग्राउंड टुडे। और बैकग्राउंडर मैं आपको समझाऊंगी बोलते बोलते ही, आपको उसको सुनना है ध्यान से। एंड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा, और सबसे बड़ी बात है कि कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ होने वाला है आज, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको भी हम लोग देखेंगे। लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। इन सब का पीडीएफ एज ऑलवेज आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आईएएस दरबार आंसर रिव्यू ग्रुप बना था, याद हो किसी को, अगर कोई नहीं भूल गया है तो वहाँ पे चले जाएंगे, वहीं पे आपको इसका जो पीडीएफ है उसको वो मिल जाएगा। तो आज हम लोग किन किन टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो मैं आपको बता दूं। आज हम लोग बात करेंगे सीपी सीबी के बारे में, ठीक है।
एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसके अलावा जो भी इससे जुड़े हुए कुछ अलग अलग फैक्ट्स हैं उसको भी देखेंगे। इन्फ्लेशन की बात करने वाले हैं हम लोग आज, और इन्फ्लेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं। कितने टाइप का इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन कैसे होता है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है ना, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, कब बनी, क्या काम करती है ये, क्रिस्पर कैस 9 क्या है ये, है ना, आपने से लोगों ने सुना होगा बट अभी न्यूज़ में क्यों है, इसका जो एथिकल बैकग्राउंड है वो कैसा है, तो इन सब चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। IPOI, व्हाट इज़ दिस IPOI, वुमेन का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में, ये कैसा है। तो एक आर्टिकल है जो कल वाला है, उसको भी मैं डिस्कस कर रही हूँ आज, वो अच्छा है थोड़ा सा आर्टिकल पॉलिटी के परस्पेक्टिव से, तो विल डिस्कस दैट ऑल्सो। ओके, नाउ स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़, और आज का फर्स्ट न्यूज़ है दिल्लीज एयर पुअर एयर स्ट्रगल स्टार्ट्स। आपको मालूम होगा, हम लोगों ने ऑब्वियसली 2-3 साल से हम डिस्कशन कर रहे हैं और इन टॉपिक्स पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि दिल्ली में अक्टूबर नवंबर जैसे ही आता है वैसे एक स्मॉग की कंडीशन क्रिएट हो जाती है, आपको याद होगा। तो ये जो एयर की इतनी पुअर क्वालिटी हो जाती है दिल्ली में, इसका क्या कारण है ना, क्या क्या वजह है इसके पीछे। तो देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा पहले आपको टर्म याद रखना है कि आखिर ये अक्टूबर नवंबर में ये जो पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है, वो क्या है। देखिए एयर का ख़राब हो जाना ये तो रिज़ल्ट है, राइट, लेकिन इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, यानी कि जो बेस है वो क्या है। बेस है इस समय में काम विंड स्पीड एंड लोअर टेम्परेचर। ध्यान दीजिएगा, इस समय में क्या हो गया है, टेम्परेचर लो हो गया है। आपने देखा होगा अगर आप दिल्ली में हैं तो मौसम ठंडा हो चुका है। आप इवन किसी बहुत सारे लोगों की तबीयत भी ख़राब हो रही होगी, उसमें मैं भी एक हूँ। तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर डाउन हो रहा है, लो हो रहा है, और काम विंड स्पीड है, विंड स्पीड में बहुत वेरिएशन नहीं है। इसने क्या किया, इसने एक बेस दे दिया। अब बेस किसको दिया है इसने, इसने कई सारे पॉल्यूटेंट्स को एक बेस दे दिया। अब क्या हुआ, जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो सारे आकर के एक जगह पर एक्यूमुलेट होने शुरू हो गए। तो पॉल्यूटेंट्स का जो सोर्स होता है वो दो होता है, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल सोर्स यानी कि दिल्ली में ही चलने वाली गाड़ियाँ, दिल्ली में ही जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके द्वारा जो पोल्यूशन है, तो वो सब चीज़ें इसका इंटरनल सोर्स हो गए। और एक हो गया एक्सटर्नल सोर्स, जो आप सभी को पता है, जिसको हर साल हम डिस्कस करते हैं, दैट इज़ द स्टबल बर्निंग, या फिर जो पराली जलाए जाते हैं खेतों में, पंजाब और हरियाणा में खास करके, वहाँ पे वो जो स्ट्रॉ वगैरह जलाया जाता है वो उड़ करके हवा के माध्यम से दिल्ली तक पहुँचता है और यहाँ पर एक कॉकटेल क्रिएट कर देता है, और वो सब मिल करके एक स्मॉग बना देते हैं और एयर क्वालिटी को बहुत ज़्यादा पुअर कर देते हैं। और इसी को चेक किया जाता है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके माध्यम से। और ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको किसने बनाया है, CPCB का ये इनिशिएटिव है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। आप ऐसे किसी को मालूम है कि आखिर ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कब बना, किस एक्ट से बना, क्या आपको मालूम है ये चीज़ कि कौन से एक्ट से बनाया गया होगा CPCB। अगर आप ऐसे यूं ही जनरल देखिए तो आपको लगेगा कि यार एयर एक्ट से बनाया गया होगा, बिकॉज इसमें किसकी बात हो रही है, पोल्यूशन की बात हो रही है, तो पोल्यूशन रिलेटेड टू द एयर। तो क्या आपको अगर ऐसा लगता है तो आप सही हैं कि नहीं है, ये अभी हम लोग अगले स्लाइड में देखने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि ये भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें बताया गया कि दिल्ली में पुअर कैटेगरी आ चुका है एयर क्वालिटी का, और इसमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, इफ़ यू नो। इसमें एक तो होता है गुड, जो कि कभी कभार होता है। आप में से जो लोग अभी लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में थे, अगर उन्होंने देखा होगा तो एक ऐसा भी समय था जब सेटिस्फैक्ट्री था यहाँ का जो इंडेक्स एयर क्वालिटी का, वेदर जो फोरकास्टिंग हो रही थी उसमें सेटिस्फैक्ट्री भी था। लेकिन वो कब था, जब सारी चीज़ें बंद थी, कोई गाड़ी नहीं चल रही थी, सब कुछ बंद था, तब जाकर के दिल्ली की एयर क्वालिटी सेटिस्फैक्ट्री थी। बट अब कैसा है, अब पुअर में है, तो यानी कि जो पॉल्यूटेंट्स है वो 201 से लेकर के 300 तक का यहाँ पर है, और अगर ये बढ़ता चला जाएगा, और ये भी होता है कि सीवियर में पहुँच जाता है। तो खैर अब तो लोगों को आदत पड़ चुकी है मास्क वगैरह लगाने की, वरना इस समय में स्पेशली लोगों को मास्क खरीदना पड़ता था, राइट। अब तो खैर एक एक नॉर्मल सा डेली लाइफ का शेड्यूल हो चुका है मास्क आपके लाइफ में, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो, और बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। एंड ये जो कैटेगरी है इसको भी याद रखिएगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स में ये दिखाया जा रहा है कि अभी ये पुअर है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो सफ़र है, सफ़र को भी डिज़ाइन किया गया है, सफ़र क्वालिटी को चेक करता है, एक वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है।
सफ़र एयर क्वालिटी को चेक करने का, ठीक है, SAFAR, सफ़र। तो जो लोग फ्रेशर हैं उनको, उन्होंने पहली बार सुना होगा ये सब, तो उनको याद रखना है, ध्यान में रखना है कि क्या चीज़ें हैं, किसकी बात हो रही है, तो ये सब चीज़ें आपको मिलती रहेंगी अक्सर। अब भाई एक और न्यूज़ देख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन गार्बेज बर्निंग की कंसर्न। तो ये दिल्ली की अगर हम बात करें तो कई सारे कंसर्न्स रहते हैं अक्सर, और पॉल्यूशंस को लेकर के तो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। इसी में एक नया अभी कॉन्सेप्ट आ रहा है कि कंस्ट्रक्शन से जो गार्बेज निकलता है, जो कूड़ा निकलता है, और जो ये गार्बेज बर्निंग होती है, ये कितना बड़ा कंसर्न है आज, और इसको भी CPCB ने ही क्लियर किया है। CPCB का कहना है कि ये जो वेस्ट वगैरह जलाए जाते हैं, इसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है दिल्ली में। और ये कहाँ पे, जो समीर एप्लीकेशन है, ध्यान दीजिएगा, ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा, समीर एप्लीकेशन किस चीज़ से रिलेटेड है, SAMEER, ठीक है, समीर, ध्यान दीजिएगा इसको। अच्छा, समीर का मतलब क्या होता है, आप लोगों को मालूम है समीर का हिंदी में मतलब क्या होता है? अगर आप इसका बताएं कि सिनोनिम बताएं क्या होता है, तो चलिए बताइएगा कमेंट बॉक्स में समीर का मतलब क्या होता है। तो समीर एप्लीकेशन पे लोगों ने कई सारे कंप्लेंट्स डाले हैं कि ये जो बर्निंग है या गार्बेज बर्निंग की वजह से भी पॉल्यूशन बढ़ रहा है। एक तो जैसे भी हमने डिस्कस किया ना कि इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स, तो एक्सटर्नल सोर्स तो है ही जो स्टॉप बर्निंग है, अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरनल सोर्स भी बहुत ज़्यादा है दिल्ली में। तो इन सभी को काउंटर करने की ज़रूरत है, सभी को जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उनको ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसको रोका जाए ताकि और एड ऑन ना होने पाए। अब आइए देखते हैं CPCB के बारे में, मैंने आपसे अभी क्वेश्चन पूछा था, आप सही हैं या नहीं उसको देख लेते हैं। CPCB एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे आप लोगों ने पढ़ाई शुरू की होगी तो अक्सर आप लोग पढ़ते हैं ना कि ये वाला ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये स्टैट्यूटरी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनका काम भी उसी तरीके से बटा हुआ होता है। नाउ इसको कब बनाया गया है? CPCB को 1974 में बनाया गया है, ठीक है, और 1974 में इसको वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 में बनाया गया था, ठीक है। तो ये कैसे बना है? CPCB वाटर एक्ट से बनाया गया है। हालांकि इसको जो शक्ति है वो एयर एक्ट और साथ में एनवायरनमेंट एक्ट दोनों से मिलती है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन बनाया कैसे गया है? बनाया गया है वाटर एक्ट से। बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर एक्ट 1974 में आया था। इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको जानने चाहिए CPCB के बारे में, वो यहाँ पर गिवन है। इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ के अपने नोट्स में ज़रूर मेंशन करेंगे कि क्या काम है, क्या काम करती है। तो क्लीननेस को प्रमोट करने का काम करती है, साथ में टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर एंड टू प्रिवेंट कंट्रोल और अबेट एयर पोल्यूशन इन द कंट्री। तो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना। और आपको मैं बताऊं CPCB के बहुत सारे काम हैं, चाहे आप वाटर क्वालिटी को ले लीजिए, यानी कि कोई भी पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है, तो हर तरीके के पोल्यूशन फ्री बनाना कंट्री को CPCB की जिम्मेदारी है। और इसी में नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, और इसमें जो एयर क्वालिटी इसको चेक किया जाता है। CPCB के ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो चल रहे हैं, रनिंग है, और कौन कौन सा पॉल्यूटेंट है, किसको मेज़र करना है, ये सारी बातें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो CPCB के बारे में हमने एक ओवरव्यू लिया है, उसको आप अपने कॉपी में नोट ज़रूर करेंगे, राइट। अगला न्यूज़ देखते हैं, इंडिया जापान। तो ये IR में आ जाएगा सिलेबस। अच्छा, किसको इसको सिलेबस याद है? अगर कुछ नए लोग हैं तो प्लीज़ सिलेबस को याद ज़रूर कर लीजिएगा, बिकॉज़ अगर सिलेबस याद नहीं होगा तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी आपको कि आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे लाइफ में। न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त तो खास करके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे कि वाई आई एम रीडिंग दिस न्यूज़, राइट, वेयर वेयर इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये जो न्यूज़ है ये IR का है। IR कहाँ पर मेंशन है? GS पेपर 2 में। GS पेपर 2 में मेंशन है IR। एंड हम बात कर रहे हैं इंडिया एंड जापान की, तो इंडिया जापान रिलेशन की जब बात आएगी तो भी आप ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं। दूसरा, प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो इंडिया और जापान जो है वो डिजिटल इकोसिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, अच्छा करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए आपस में एक साइबर सिक्योरिटी डील करने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें फिक्स हैं, और जो भी बातचीत है वो शेयर हो गई है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके बीच में। तो एज़ यू नो कि जापान इज़ आवर फ्रेंड कंट्री, और फ्रेंडली कंट्री में से एक है जिसको आप बोल सकते हैं। तो जापान के साथ जो चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, बहुत ही बैलेंस्ड हैं। बहुत सारे ग्रुप में इंडिया जापान का इकट्ठा पार्टिसिपेशन है। चलिए एक और सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, आप बताइएगा अगर आप में से किसी को याद होगा कि इंडिया और जापान एक साथ
कौन कौन से ग्रुप में हैं, ठीक है, कौन कौन से ग्रुप में हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, क्या ये लोग G20 में हैं, क्या ये लोग G4 में हैं, ठीक है। जिस तरीके से क्या SCO में इंडिया और जापान साथ में हैं, तो आपको बताना है कमेंट में कि कौन कौन से ग्रुप में इंडिया और जापान साथ में हैं। ओके, अब देखिए एक और फैक्ट यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट ईयर की बात है, बैंकॉक में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव को लॉन्च किया था। IPOI, इंडियन पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव। और ये जो अभी डील है, ये कहीं ना कहीं उसका ही एक पार्ट है, आप ऐसा मान सकते हैं। इसको बैंकॉक में लॉन्च किया गया था जब ईस्ट एशिया समिट हुआ था लास्ट ईयर, तब वहाँ पर इसको लॉन्च किया था मोदी जी ने, ताकि इंडो पैसिफिक रीजन में चीज़ों को ठीक किया जा सके, सॉवरेनिटी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को इंश्योर करने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। तो आपको बता दूं मैं कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेंस जिनको लिखना है वो इस पूरे रीजन को स्ट्रॉन्ग कर लें। हम लोगों ने कई आर्टिकल डिस्कस किया है इंडो पैसिफिक ओशन को लेकर के, इंडो पैसिफिक पार्टिसिपेशन को लेकर के, और बकायदा इंडो पैसिफिक पर मैं डिस्कस किया था। तो स्टेप अप IAS वाले चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर आप सर्च करेंगे इंडो पैसिफिक, तो जो भी अपकमिंग आर्टिकल्स हम लोगों ने डिस्कस किया था उस समय में वो आपको मिल जाएगा, और बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन है, उसको ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, नोबेल प्राइज़ मिला है। पढ़ तो आप बहुत दिन से रहे थे CRISPR-Cas9 के बारे में, लेकिन नोबेल प्राइज़ अब मिला है जीन एडिटिंग को लेकर के। 2 वुमेन साइंटिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है, और एक बहुत बड़ी बात है। CRISPR-Cas9 के बारे में अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर एक सिंगल शब्द में अगर कहा जाए तो इसको कहा जाता है कट कॉपी पेस्ट मैकेनिज्म। क्या कहा जाता है? कट कॉपी पेस्ट मैकेनिज्म। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत अलग सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनोवेशन है अभी तक में, कि CRISPR-Cas9 के ज़रिए बहुत सारी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो Cas9 जो है वो एक एंजाइम है, ठीक है। आपको अगर मालूम है, याद आ रहा है, तो कैसे काम करता है ये, इसके बारे में मालूम होना चाहिए हमें। तो Cas9 इसमें एक एंजाइम होता है, ठीक है, और इसको हम लोग बायोलॉजिकल सीजर भी बोलते हैं। और इसकी मदद से जो भी जिस भी जगह पे प्रॉब्लम होती है, लाइक जीन एडिटिंग हो रही है ना, ध्यान दीजिएगा, इससे क्या होता है, जीन एडिटिंग होती है। सो द टेक्नोलॉजी लोकेट्स द स्पेसिफिक एरिया इन द जेनेटिक सीक्वेंस विच हैज़ बीन डायग्नोज्ड टू बी द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, कट्स इट आउट। जहाँ पे प्रॉब्लम है उस भाग को काट के हटा दो, और उसके बाद एंड रिप्लेसेस इट विद न्यू एंड करेक्ट सीक्वेंस दैट नो लॉन्गर कॉज द प्रॉब्लम। ध्यान दीजिएगा, अगर एक और यहाँ पे इसमें फिनोमिनन लिखा हुआ है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑटो रिपेयरिंग होती है बॉडी में। मान लीजिए अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है, उसको उस जगह से हटा दिया गया, तो उसका बॉडी फिर से उसको रीजनरेट करने लग जाती है, फिर से बनाने लग जाती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कैंसर की बात करते हैं, अगर किसी सेल में कैंसर पकड़ गया, अब उस कैंसर को कई थेरेपी के माध्यम से उसको हटा दिया गया, राइट। लेकिन अब वहाँ पे बदलाव नहीं किया गया है, जो जीन है वो वैसे ही है, बस हमने उस भाग को हटा दिया। तो क्या होगा, जब फिर से डेवलपमेंट होगा, जब फिर से ग्रोथ होगा, तो हो सकता है कि वो जो कैंसर सेल है वो फिर से डोमिनेट कर जाए, और व्यक्ति की जो बीमारी है वो ठीक ना हो और फिर से इमर्ज हो जाए, जो कि ज़्यादातर केस में देखा गया है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे Cas9 की मदद से, एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है, उसके मदद से यहाँ पे सीक्वेंसिंग को बदल दिया जाता है, करेक्ट कर दिया जाता है, ताकि जब वो फिर से ग्रो हो तो उसमें उसका जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो चुका हो, ना कि वो प्रॉब्लम फिर से डोमिनेट कर जाए और प्रॉब्लम वहीं की वहीं रह जाए। तो ये अभी तक के इतिहास में एक बहुत बड़ा इनोवेशन माना जाता है, जिसमें कि बहुत सारी बीमारियां ठीक की जा सकती हैं। कि अभी तक ये माना जाता था, इससे पहले माना जाता था कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उसको ठीक नहीं किया जा सकता, वो बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। लेकिन इसके बाद से एक बहुत बड़ी उम्मीद आई है डॉक्टर्स के मन में और पूरे साइंटिफिक फील्ड में, कि बड़ी बड़ी बीमारियों को भी ठीक किया जा सकता है जेनेटिक म्यूटेशंस के द्वारा, जीन एडिटिंग के द्वारा। और ये एक बहुत काबिल तारीफ़ इनोवेशन है, जिसको कि यहाँ पे इसकी वजह से ऑब्वियसली सराहा जा रहा है। लेकिन इसके कुछ एथिकल कंसर्न्स भी हैं। तो एथिकल कंसर्न्स में, जब आपको याद होगा, इसको 2016 में काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में आया था। तो अभी जो एथिकल कंसर्न है उसका,
उसको यहाँ पे देख लें कि क्या क्या एथिकल कंसर्न है। दीज जीन्स वर एडिटेड टू इंश्योर दैट द ट्विंस डू नॉट गेट इन्फेक्टेड विद HIV। तो अगर कोई पेरेंट हैं जो HIV पॉजिटिव हैं, उनके जो बेबी हैं वो HIV पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, उसको बचाने के लिए एक रिसर्च किया गया था 2018 में, और तब इसका काफ़ी ज़्यादा एथिकल इशू उभर करके सामने आया था। तो ये अपने आप में एक ऑब्वियसली डिबेट है, लेकिन जो इनोवेशन है वो बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए नोबेल भी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आर्टिकल पर, और ये आर्टिकल कल का है, द एब्सेंस ऑफ वुमेन। और यहाँ पे हम दो पार्लियामेंट को डिस्कस करेंगे, या दो जगह के कानून को, जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको डिस्कस करेंगे। वन इज़ आर इंडिया, अनदर इज़ केनिया। केनिया की हम बात करेंगे। तो वुमेन का रोल आपको मालूम है ना, पेपर 1 में सोसाइटी में रोल ऑफ वुमेन मेंशन्ड एग्जैक्टली। और कई सारे जगह पर, चाहे आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देख लीजिए, या फिर आप किसी भी जगह पर डेवलप्ड कंट्री को देख लीजिए, तो हर जगह पर ये कहा जाता है कि अगर आपको वुमेन को एम्पावर करना है तो आपको उनको पार्टिसिपेशन देना होगा। वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। सो वेयर टू पार्टिसिपेट, एवरीवेयर, लाइक इन द जॉब। आप जॉब में, जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पर उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जो सरकारी नौकरी है वहाँ पर उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट आता है कि लॉ मेकिंग में महिलाओं का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अभी आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे कमीशन है भारत में जहाँ पे धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, जहाँ पर एक वुमन का, जैसे जो कमेटी बनती है, सिलेक्शन कमेटी वगैरह बनती है, उसमें एक वुमन को ज़रूर इंक्लूड किया जाता है, राइट। तो अब ये धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं कि जो नई पॉलिसीज़ बने, रोल्स बने और कानून बने, उसमें महिलाओं का भी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़, इसको हमें बहुत डीप से जानना होगा कि, और देखिए इंडिया में अगर आप बात करते हैं कि आपको मालूम है कि इंडिया में जो वुमेन का पार्टिसिपेशन उसको कहाँ कहाँ पर रिज़र्व किया गया है। तो देखिए लोकसभा में वुमेन का पार्टिसिपेशन को रिज़र्व नहीं किया गया है। लोकसभा का जो इलेक्शन होता है उसमें बात चल रही है कि 33% जो कोटा है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी, अभी 2 बार बिल भी है, हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल में, जो कि फेल हो गया। लेकिन अगर आप पंचायती राज में जाते हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ में जाते हैं, तो वहाँ पर रिज़र्व किया गया है। तो ये एक अच्छी बात है कि जो लोकल गवर्नमेंट है वहाँ पर महिलाओं के सीट को, पद को आरक्षित किया गया है। लेकिन अगर आप उसमें भी रियलिटी में जाते हैं, प्रैक्टिकल लेवल पर जाते हैं, यू नो वेरी वेल कि जो महिलाएं वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हैं उनमें से गिनी चुनी 1-2 महिलाएं हैं जो एक्चुअली में रिप्रेजेंट कर रही हैं, अदरवाइज ऑब्वियसली जो उनके गार्जियन हैं वही वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका एक सही मायने में पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है आज। तो देखिए हम आर्टिकल में वल्नरेबल ग्रुप्स की बात करने वाले हैं। वल्नरेबल ग्रुप में जैसे ये वर्ड आपके सामने आए तो ध्यान दीजिएगा कौन कौन होते हैं वल्नरेबल ग्रुप। चूँकि इस आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं 3 सेक्शन की, वुमेन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। लेकिन जब आप वल्नरेबल ग्रुप की बात करते हैं तो ये एक बहुत वाइड सा ग्रुप है। इसमें महिलाएं आती हैं, इसमें जो वृद्ध वर्ग के लोग हैं वो आते हैं, इसमें जो बच्चे हैं वो आते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स जो कि रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे सोसाइटी में वो आते हैं। तो ऐसा कोई भी सेक्टर जो अपने आप को मेजॉरिटी में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, और वो अभी भी कहीं ना कहीं एक जो मेन स्ट्रीम लाइन है उससे जुड़ नहीं पाया, उसको सारे राइट्स उस तरीके से नहीं मिल पाए हैं, या वो ले नहीं पाया है, तो वो अभी वल्नरेबल ग्रुप में उनको रखा जा सकता है। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट, आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में सारा कुछ डिस्कस कर दिया है कि यहाँ पर बात होने वाली है कॉन्स्टिट्यूशन की। और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नो डाउट जब पोस्ट कॉलोनियल एरा चल रहा था, यानी कि जब कॉलोनीज से फ्री हो रही थी कंट्रीज़, तो उन्हीं में से एक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। और माना जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वन ऑफ द वाइड कॉन्स्टिट्यूशन है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें की सारी बातें कह दी गई हैं। और आपको याद होगा अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रीलिम्स में लिमिटेड गवर्नमेंट को लेकर के, राइट। तो वो एक बार आप वाला क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, गवर्नमेंट को लिमिट करता है। वो बताता है कि आपको यही सारी चीज़ें करनी है, उसके बाहर जाने की अनुमति वो आपको नहीं देता है। और अगर आपको उसके बाहर जाना है तो आपको क्वेश्चन को अमेंड करना पड़ता है, उसके अलग फिर कानून लागू है। नाउ अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, बहुत ही समय लगा करके बनाया गया, बहुत ही सोच समझ करके बनाया गया। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज ये हो रहा है कि
यहाँ पे उस समय जो सोचा गया था कि वुमेन का पार्टिसिपेशन होगा, जो दलित वर्ग हैं या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनका पार्टिसिपेशन होगा, उनकी स्थिति को ऊपर किया जाएगा, ठीक किया जाएगा, कुछ समय में ये चीज़ें हो जाएंगी। बट आज हम क्या देख रहे हैं? आज हम उतने ही एट्रोसिटीज़ देख रहे हैं अगेंस्ट वुमेन अपनी सोसाइटी में, और ख़ास करके जो दलित वर्ग से आने वाली महिलाएं हैं, दलित वर्ग से आने वाली जो लड़कियां हैं, आप देख पा रहे हैं कि कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन या फिर वायलेंस उनके अगेंस्ट हो रहा है समहाउ। रीज़न कई सारे हैं इसके पीछे, एक दो रीज़न नहीं है। इस तरीके के जो हॉरर केसेस हैं वो आप यूँ कहें कि इसकी जो संख्या है कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। एक जो दिल्ली का केस था उसके बाद से अगर आप अभी तक देखिए तो ऐसे कितने सारे केसेस हो चुके हैं। तो वुमेन के अगेंस्ट जो ये एट्रोसिटीज़ बढ़ रही हैं सोसाइटी में, उसको रोकने के क्या उपाय हैं, उसको रोकने के क्या और कितने तरीके हैं? एक्चुअली में बहुत सारे तरीके हैं। नाउ द थिंग इज़ द पॉलिटिकल विल। व्हाट वी नीड इज़ द विल। और वो विल कहाँ से आएगा? जब वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, जब लेजिस्लेचर में, जब कानून को बनाने में, जब विधि की प्रक्रिया को और स्ट्रांग बनाने में वुमेन का पार्टिसिपेशन बनेगा, बढ़ेगा, तब जा कर के ये जो आज एट्रोसिटीज़ हैं वुमेन के अगेंस्ट, जो इतनी सारी चीज़ें हैं, उसको रोका जा पाना आसान हो पाएगा। आई एम डेफिनेटली नॉट टेलिंग यू, या राइटर भी ये नहीं कह रहे हैं कि जो अभी प्रतिनिधि चुने गए हैं या जो मेल सोसाइटी है या वो इस चीज़ को कम करने की कोशिश नहीं कर रही है। जाहिर तौर पर वो कोशिश कर रही हैं, लेकिन वुमेन को एम्पावर करना ही एक सबसे बड़ा विकल्प है यहाँ पर। अगर हम वुमेन को एम्पावर करने की बात कर रहे हैं तो एम्पावरमेंट में ही सबसे इम्पॉर्टेंट आता है कि वुमेन का पार्लियामेंट में पार्टिसिपेशन को बढ़ाना। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, तभी जा कर के सोसाइटी में रिकॉग्निशन ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाएगा। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल राइटर यहाँ पर केनिया के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि आज भारत का संविधान इतना पुराना है, बट केनिया की अगर हम बात करते हैं तो केनिया में जो नया कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया गया 2010 में, उसमें कितना बड़ा बदलाव लाया गया। वहाँ पर आर्टिकल 27(8) को ऐड किया गया। इसमें जो कानून था उसको बदला गया। उसमें ये कहा गया कि वहाँ पे जो लोग चुन करके जाएंगे, उसमें देखिए वहाँ पे उन्होंने मेल और फीमेल की बात नहीं की। उन्होंने क्या कहा? रिक्वायर्स द स्टेट टू टेक लेजिस्लेटिव एंड अदर मेजर्स टू इम्प्लीमेंट द प्रिंसिपल दैट नॉट मोर देन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ इलेक्टिव और अपॉइंटिव बॉडी शैल बी ऑफ द सेम जेंडर। 2/3 जो लोग होंगे वो उसके से ज़्यादा लोग सेम जेंडर से नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि अगर आपने 2/3 सीट पर महिलाओं को खड़ा किया और महिलाएं जीत करके आई हैं, तो उसके बाकी के जो सीट रहेंगे उस पर पुरुष होंगे, और अगर 2/3 पर पुरुष है तो उसके बाकी जो सीट है उस पर महिलाएं होंगी। तो इससे क्या होगा कि एक जो धीरे धीरे जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा, और ये फिर उस पूरे सोसाइटी में बदलाव लेकर के आएगा जाहिर तौर पर। और यही एक कंपैरिजन किया गया है केन्या और भारत के संविधान में, कि कहा जा रहा है कि केन्या डज बेटर देन इंडिया। इसका कारण क्या है? यहाँ पे कुछ डाटा एंड फैक्ट्स दिए हैं, अगर आप इसको नोट भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कि भारत में जो लोकसभा चुनाव है उसमें कितनी महिलाएं चुन करके आई हैं, वहाँ पर जो चुनाव हुआ उसमें कितनी महिलाएं चुन करके आई हैं। केन्या हैज़ सिक्योर्ड 76 women in the present National Assembly, comprising 349 members, whereas India picked to its highest number 2019 election। 2019 इलेक्शन में सबसे ज़्यादा महिलाएं चुन करके आई हैं, 62 वुमेन, जो कि मात्र 14% है ओवरऑल। क्योंकि यहाँ पे टोटल सीट कितना है? 542 है लोकसभा में सीट देखा है, तो उसमें 62 महिलाएं चुन करके आई हैं, और वहाँ पर 76 महिलाएं चुन करके आई हैं आउट ऑफ 349 मेंबर। ध्यान दीजिएगा, तो कहाँ का रेशियो ज़्यादा है? केन्या का ज़्यादा है। केन्या सीनेट वुमेन नंबर ओनली 21, यानी कि 31% वहाँ पर सीनेट में रिप्रेजेंट करती हैं फीमेल। एंड अगर यहाँ इंडिया में राज्यसभा की बात करें तो कितने? मात्र 25 आउट ऑफ 243। तो आप देख पा रहे हैं कि भारत की स्थिति क्या है। और जब इस तरीके के केसेस महिलाओं के खिलाफ जब बढ़ते जा रहे हैं, इतना अग्रेशन, इतना वायलेंस बढ़ता जा रहा है, तो इट इज़ अ हाई टाइम टू गिव एक मौका मिलना चाहिए, एक रिप्रेजेंटेशन महिलाओं को ज़रूर मिलना चाहिए, सो दैट इतनी एट्रोसिटीज़ को रोका जा सके और इस पर कड़े से कड़ा एक स्टेप लिया जा सके। ठीक है, सो इट इज़ वेरी नेसेसरी। एंड जो एक क्रक्स था वो हमने डिस्कस यहाँ पर कर लिया है इस आर्टिकल का। और केन्या के बारे में वही है कि जो वहाँ पे एक छोटा सा, देखिए छोटे छोटे बदलाव से ही बड़ा बदलाव होता है। अगर आपने
अपने यहाँ पर एक फिक्स कर दे। जैसे कि लोकल गवर्नमेंट की ही बात कर ले, तो लोकल गवर्नमेंट में अगर भारत में आरक्षण दिया गया है तो भाई महिलाएं ही खड़ी होंगी, वहाँ पे पुरुष खड़े उस सीट पर नहीं हो सकते हैं। ये बिल्कुल कंपलसरी हो जाएगा। और आज नहीं तो कल वो महिलाएं अपने आप को रिप्रेजेंट भी करेंगी, नो डाउट। आज अगर वो रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही हैं, रदर वो उस पोस्ट पर रिप्रेजेंट कर रही हैं खुद को, नॉमिनल रिप्रेजेंटेशन में भी वो हैं, लेकिन एक समय आएगा जब वो रियल मायने में एग्जीक्यूटिव में वो आ जाएंगी। तो ये कहाँ से बदलाव शुरू होगा? जब हम अपने पूरे कानून में बदलाव लेकर के आएंगे। देखिए, माइंडसेट को बदला जाएगा, वो तब बदला जा पाएगा जब आपको एक कंपल्शन वाली कंडीशन में छोड़ दिया जाएगा, राइट? अगर आप ये सोचेंगे कि हम अपने विल के अकॉर्डिंगली महिलाओं को चुने, और जो यहाँ का इतने सालों से चलता हुआ जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, अगर हम उनसे ये उम्मीद करते हैं कि लोग, हम में से सारे लोग आगे आएंगे और महिलाओं को चुनेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। जब तक कि उनकी सीट को कंपल्शन नहीं किया जाएगा, फिक्स नहीं किया जाएगा, तब तक ये जो बदलाव है, माइंडसेट में बदलाव है, वो पॉसिबल नहीं है। और उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज भारत के सिस्टम में। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल है रीथिंकिंग द ट्रेड ऑफ। सो डू यू नो व्हाट इज़ ट्रेड ऑफ, व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे टर्म्स। क्या होता है ये ट्रेड ऑफ? तो देखिए, आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से एसोसिएटेड है। आरबीआई के सामने कई सारे डायलेमा है, और मुझे याद है कि 1 मंथ बिफोर जब हम लोग आर्टिकल डिस्कस कर रहे थे, तब भी कुछ ऐसे ही डायलेमास थे। एक महीने में कुछ ज़्यादा नहीं बदला है, बस यूपीएससी का प्री एग्ज़ाम हुआ है। बाकी सिचुएशन कुछ इस तरीके से ही है, बिकॉज कारण वैसे ही है, कोविड का अभी भी वैसा ही प्रभाव है, डिमांड वैसे ही कम है मार्केट में, पैसे की क्रंच वैसे ही है मार्केट में, तो ऑब्वियसली आरबीआई की स्थिति भी कुछ वैसी ही होगी। तो एक टर्म है यहाँ पे जो भी मैंने आपको ऊपर बताया, ट्रेड ऑफ क्या होता है वो उसको देख लेते हैं, या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है वो जान लेते हैं। जब हम गवर्नमेंट, सॉरी जस्ट अ मिनट, जब हम गवर्नमेंट के टर्म में बात करते हैं, तो ये जो ट्रेड ऑफ है, मतलब अगर दो कोई इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, लाइक दो कंडीशन आपके लाइफ में है, और उसमें से आप दोनों ही बहुत खूबसूरत हैं, राइट? दोनों ही बहुत खूबसूरत। लाइक अगर आप यूपीएससी की तैयारी में हैं, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, आपको एक चांस मिलता है। मान लीजिए आपने बचपन से एक सपना देखा है कि मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, और आपके सामने अब दो कंडीशन है। एक, आपको आईएएस की तैयारी करने का मौका मिल रहा है, आपको कहा जा रहा है घर से कि ऐसा है, बीटेक करने के बाद जॉब ज्वाइन मत करो, आप जा करके आईएएस की तैयारी करो, ठीक है? दूसरा, ये तो फर्स्ट कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि आपकी जॉब एक बहुत बड़े से एमएनसी में लग चुकी है, ठीक है? वहाँ पे आपको बहुत अच्छा खासा पैकेज मिल रहा है। अब ये दोनों ही आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। एक आपका ड्रीम है, और आगे चल करके ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट करेगा। दूसरा, ऑब्वियसली जो आपने इतने सालों से मेहनत की है, आपने एक डिग्री ली, उसके बाद आपको जॉब मिल रहा है, और यही आप ऑब्वियसली 4 साल से सोच रहे थे। अब आप इसमें किसी एक चीज़ को छोड़ते हैं किसी दूसरी चीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल, आप ऑप्शन 2 को लीव करते हैं, आप जॉब ज्वाइन नहीं करते हैं बिकॉज यू वांट टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी। तो ये आपका यहाँ पर दूसरा जो आपने छोड़ा, ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी। आईएएस की तैयारी के लिए आपने अपना जो जॉब है उसको छोड़ दिया, राइट? तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, इनमें से ऐसे लोग जो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दे करके नहीं आए हैं यूपीएससी में, वो समझ जाइए कि जिनका जितना बड़ा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, उसकी मेहनत और उसकी लगन भी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो आप में से प्लीज़, अगर कुछ लोग हैं जो जस्ट ग्रेजुएशन के बाद इसमें आ गए हैं, उनको लग रहा है कि अभी तो बहुत समय है, अभी तो आराम आराम से तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ अवेयर हो जाइए, बिकॉज हर साल आपकी इस तैयारी में ऐसे लोग जुड़ रहे हैं अब, जो कि बहुत बड़ा कुछ सेक्रीफाइस करके इस तैयारी में आते हैं, राइट? तो खैर, अब आते हैं वापस इकोनॉमी पे। इकोनॉमी में बात करेंगे हम आरबीआई के बारे में। आरबीआई का क्या मानना है? आरबीआई के सामने अभी कई सारी प्रॉब्लम्स है। एक तो डायलेमा चल रहा है, और डायलेमा के अकॉर्डिंगली क्या हुआ, लगातार पिछले साल फरवरी से आरबीआई ने पॉलिसी रेट को कम किया, है ना? और रेपो रेट को कम किया था, क्योंकि लोन ज़्यादा लिया जा सके, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाए, पैसे का फ्लो बढ़ जाए, और उससे ग्रोथ डेवलप हो जाए। लेकिन अभी क्या हुआ, अचानक से डिमांड क्राइसिस हो गई मार्केट में, राइट? इन्फ्लेशन दो तरीके से बढ़ता है ना, इफ़ यू नो। एक तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है कि सामान का दाम एकदम से बढ़ जाए, तो जब सप्लाई वगैरह की कमी हो जाती है तो वो कॉस्ट पुश हो जाता है। और दूसरा होता है डिमांड ड्रिवन, कि डिमांड ही कम हो जाए मार्केट में, और ऐसा इस समय में हो चुका है। तो उसकी वजह से आरबीआई ने
क्या किया कि जो पॉलिसी रेट को लगातार वो कम कर रहे थे उसको होल्ड कर दिया। ठीक है, अभी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर आकर के रुक चुकी है जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है। मालूम है ना मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? देखिए 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क आया था। अगर आप लोगों को याद हो, अगर नहीं याद है तो प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है ये। उर्जित पटेल साहब की कमेटी बनी थी, उनके रिकमेंडेशन पर ये मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क आया था। उसी में एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी में जो उर्जित पटेल साहब का रिकमेंडेशन था वो तो अलग था, वो 4+2 का था कि 4 लोग आरबीआई से होंगे, 2 लोग गवर्नमेंट से होंगे। लेकिन जब ये कमेटी बनी तो इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर को बदला गया और गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे 3 लोगों को आरबीआई से लिया और 3 लोगों को गवर्नमेंट से लिया और ये मिलकर के बन गई एक कमेटी। कमेटी का काम क्या है? कमेटी को एक बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी दी गई है। कहा गया है कि आप जो पॉलिसी रेट है उसको इस तरीके से बढ़ाएं या घटाएं कि मार्केट में जो इन्फ्लेशन का रेट है वो कितना रहे, 4 ± 2 होना चाहिए। ठीक है, इतना परसेंट होना चाहिए। तो यह ध्यान दीजिएगा, 4+2 मतलब 6%, 4 - 2 मतलब 2%। तो 2% से लेकर के 6% के बीच में आपको इन्फ्लेशन को मेंटेन करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो फिर आरबीआई को लिखित में बताना होगा गवर्नमेंट को कि आखिर वो ऐसा क्यों नहीं कर पाई। तो ये कंडीशंस हैं कुछ आरबीआई के सामने में। अब यहाँ पे पॉलिसी जो रेट था उसको लगातार कम कर रही थी, बट क्योंकि इस समय में सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा अलग हो गई है कोविड की वजह से, तो अब इन्होंने होल्ड कर दिया है। अब थोड़ा बैकग्राउंड पर चलते हैं कि आरबीआई पहले क्या करती थी, डब्ल्यूपीआई पर नोट करती थी इन्फ्लेशन को कि कितना बढ़ रहा है, दाम कितना घट रहा है। फिर आरबीआई ने इसको शिफ्ट किया, अपने फ्रेमवर्क को शिफ्ट किया। इन्फ्लेशन को टारगेट करने का जो इनका तरीका है उसको इन्होंने चेंज किया और क्या बनाया, उसको सीपीआई पर कर दिया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर कर दिया कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसके आधार पर हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन कितना है, कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, क्या हो रहा है। तो ये हालांकि एक बहुत अच्छा स्टेप था, लेकिन अभी के समय में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स इसकी वजह से आरबीआई को उठानी पड़ रही है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन किस तरीके का बनेगा, आपको हमेशा पढ़ते वक्त छोटे छोटे टर्म्स पर ध्यान देना है। ठीक है, सीपीआई में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, डब्ल्यूपीआई में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो सीपीआई का क्या नाम है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। डब्ल्यूपीआई का क्या नाम है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या क्या आता है, ध्यान दीजिए। इसमें फूड एंड ब्रिवरेजेस का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है, 45.86% है। और जो फूड एंड ब्रिवरेजेस हैं अगर आप ध्यान दीजिए तो इसका दाम जो है वो हमेशा घटता बढ़ता रहता है, बहुत फ्लक्चुएट होता है। फूड के जो दाम होते हैं, मतलब कोई भी सीरियल्स है, फल है, इन सब चीज़ों के दाम हमेशा घटते बढ़ते रहते हैं। और उसी चीज़ को बताया जा रहा है कि अगर इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है ना, तो इसको लेकर के फिर अभी मार्केट में इन्फ्लेशन को बैलेंस करना या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उनके लिए एक प्रॉपर एक्शन लेना काफ़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि ओवरऑल इम्पैक्ट जो उसका है वो क्या आएगा ये इस समय में बता पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक। तो इसलिए आरबीआई जो है वो लगातार कोशिश कर रही है कि जो इन्फ्लेशन उसको मेंटेन किया जाए, क्योंकि अभी अभी क्या हो गया है पूरे मार्केट में, एक एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जहाँ पे नॉर्मली ये होता है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो मार्केट में, ध्यान दीजिएगा ये बहुत ही बेसिक सा टर्म है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा ना, जब महंगाई होगी तो उसके साथ ग्रोथ भी होगा। ध्यान दीजिएगा, ग्रोथ क्या हो, ग्रोथ भी बढ़ेगा। लेकिन ऐसी कोई कंडीशन आ जाए जहाँ पर इन्फ्लेशन तो हो, महंगाई तो लगातार बढ़ रही हो, लेकिन ग्रोथ ना हो, ग्रोथ नीचे जा रहा हो, तो अभी आपको याद होगा अभी यही वाली कंडीशन कुछ आई हुई है। तो जब ये कंडीशन होती है ना तो बहुत खतरा होता है इकोनॉमी के लिए। फिर इन्फ्लेशन को कम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ग्रोथ नीचे जा रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो आगे चल करके स्टैगफ्लेशन की कंडीशन आ जाएगी और फिर उसके बाद रिसेशन और फिर इस तरीके की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। और कहीं ना कहीं अभी अगर पूरे विश्व की ही हम बात करें तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था जो है वो इन्हीं सारी प्रॉब्लम से गुजर रही है, उसमें से भारत भी एक है। तो जैसा कि हमने पहले भी बहुत सारे आर्टिकल को डिस्कस किया था, इसमें भी कुछ और टर्म्स को डिस्कस किया गया है। रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी नॉमिनल जीडीपी की बात हो रही हो, नॉमिनल टर्म आप कहीं पर देख रहे हो, तो वहाँ पर आपको इन्फ्लेशन को ऐड कर देना है। ठीक है, इन्फ्लेशन एडेड किस में होगा, नॉमिनल में होगा। तो अगर आप नॉमिनल जीडीपी को निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उसमें इन्फ्लेशन को भी जोड़ करके देख रहे हैं। अगर आप रियल जीडीपी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आप इन्फ्लेशन को घटा दे रहे हैं और बेस ईयर पर जाकर के कंपैरिजन कर रहे हैं कि एक्चुअली में जीडीपी ग्रोथ कितना हुआ है।
ठीक है, ये इस सामान के दाम बढ़ जाने की वजह से ये ग्रोथ दिख रहा है, या फिर एक्चुअली में ये जो डीपी में ग्रोथ हुआ है, एक्चुअली में ये प्रोडक्शन का ग्रोथ हुआ है। तो ये यहाँ पर जो नॉमिनल है और रियल है, इस डिफरेंस को क्लियर करता है। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग फ्रेशर होंगे, इन सारे छोटे छोटे टर्म्स को आपको ध्यान में रखना है, ये अक्सर आपको न्यूज़पेपर में मिलते रहते हैं। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल था रिलेटेड टू द इकोनॉमी, एंड हम लोग अभी फिर कल से अपने फुल फ्लेज मोड में आएंगे। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि शुरू करते हैं, और इसको जल्द से जल्द हम लोग बहुत ही अच्छा और अच्छा बनाएंगे। जितना हम पहले डिस्कस करते थे उससे ज़्यादा अच्छा फॉर्मेट में आपको मिलेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग ट्राई ज़रूर करेंगे, आपका ही फ़ायदा है। इसको ज़रूर इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बाकी कल मैं आपको उसका आंसर बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, पढ़ाई शुरू कर दीजिए, बिल्कुल भी टाइम नहीं है आप लोगों के लिए। एक एक समय, एक एक घंटा, एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। ओके, तो थैंक्स लॉट। कैसा लगा डिस्कशन ज़रूर बताइएगा। कीप स्टडिंग।